हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone। तो भाई 9th क्लास आज हम अपने बायो की सीरीज का लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं और चैप्टर हम सेल कर रहे हैं, जिसके पहले 2 लेक्चर्स अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो पूरी बायो की प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई। पूरी 9th क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उनमें जाकर सारी वीडियोस को आप कभी भी देख सकते हो। बिल्कुल सीक्वेंस से सारे चैप्टर करवाए हुए अच्छे से, एनसीईआरटी क्वेश्चन, सॉल्यूशंस, एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल्स, एवरीथिंग सब कुछ। और बायो में भी बहुत अच्छे से डायग्राम्स बनाते हुए हम अपने लेक्चर्स कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन करवाई थी, सेकेंड लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल करी थी, और आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियस। बच्चों को बहुत डाउट आता है भाई डीएनए में, क्रोमोसोम्स में, क्रोमेटिन मटेरियल में। आज के लेक्चर के बाद तुम्हें कोई डाउट नहीं आएगा। अगर आपको भी इन सब में डाउट है तो ये लेक्चर्स जरूर 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 देखिए, विद 3D डायग्राम्स आपको सारा कुछ कराया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, खूब वीडियोस को शेयर कर दो। जल्दी से हेडिंग डालिए भाई, जल्दी से हेडिंग डालिए न्यूक्लियस। देखिए पहले ही स्लाइड पे कितना सुंदर डायग्राम दिखाया है और डायग्राम देखते ही सब समझ में आ जाता है। हेडिंग डाल ली भाई, न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। बायो की सीरीज क्या पसंद आ रही है क्या? कमेंट करके बताएंगे जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं कि मैम बायो के डायग्राम्स बहुत अच्छे हैं और डायग्राम से अच्छे से समझ में आ रहा है। तो न्यूक्लियस क्या होता है? एक ऐसी ऑर्गेनिक प्रोमिनेंट चीज है भाई। न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल सेंटर, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं ना, वैसे सेल का न्यूक्लियस होता है। इट इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। पहली बात पूछी जाएगी, न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल सेंटर है। सारी एक्टिविटीज क्या है? प्रिंसिपल से चलती हैं, न्यूक्लियस से चलती हैं। न्यूक्लियस देखिए कैसा होता है। न्यूक्लियस वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कोई नहीं बताता न्यूक्लियस का डायग्राम। एक तो न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। ये देखो, एक मेम्ब्रेन अंदर वाली, एक बाहर वाली। कितना सुंदर डायग्राम है। और इन डबल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर पोर मतलब छोटे छोटे होल भी होते हैं, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियस पोर्स। ठीक है जी। उसके बाद क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? ये धागे धागे न्यूक्लियस के अंदर जो धागे, देखो ये था कोई भी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल धागे धागे, ये न्यूक्लियस पोर है। यहाँ पे क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। ये आज ही करेंगे। ये साइटोप्लाज्म होगा, मतलब न्यूक्लियस के बाहर बाहर, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड होगा वो साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है जी। ये मटेरियल क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल है। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर इन धागों के अलावा एक गोला सा पड़ा होता है, उसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। 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 तो ये जो पड़ा ये न्यूक्लियोलस है। ये धागे धागे क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल है। बिल्कुल अच्छे से समझा दिया भाई। अब कंपोजिशन, अब तुम्हें कोई डाउट नहीं आएगा। अब मैडम ने एक एक दिखा दिया, बता दिया, तो अब तो कोई डाउट ही नहीं बचा। तो डबल मेम्ब्रेन है, कवरिंग है उसकी, पोर्स होते हैं जहां से मटेरियल ट्रांसफर होता है इनसाइड द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। तो मैंने पहले ही बता दिया साइटोप्लाज्म क्या होता है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। तो इन पोर्स से, छोटे छोटे होल्स हैं, इनसे न्यूक्लियस से कोई मटेरियल बाहर जाता है। सेल मेम्ब्रेन के तो अंदर ही रहता है, और साइटोप्लाज्म से कोई मटेरियल न्यूक्लियस में भी आ सकता है। और जो न्यूक्लियस है वो क्रोमेटिन मटेरियल से बना हुआ है और न्यूक्लियोलस से बना हुआ है। दो दो चीजें दिखाई, एक धागे धागे से दिखाई। अब देख के समझ अच्छे से आ गया। देखो मैं सीधा बता देती तो समझ नहीं आता, और डायग्राम दिखा दिया तो अच्छे से समझ में आ गया कि धागे धागे जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल है, और जो गोला सा पड़ा है वो न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस है। अब क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं। डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो आज इस क्लास के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, ऑल डाउट्स क्लियर। ठीक है। क्रोमेटिन इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल डिटेल में लिखा हुआ देखो, प्रेजेंट इन द सेल। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसको। अब क्रोमेटिन मटेरियल जो ये धागे धागे से है ना, ये तो पड़े हैं जब सेल कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर इंपॉर्टेंट बात, अगर सेल डिवाइड होने वाले कंडीशन में हो तो ये धागे धागे ना ऐसे बिल्कुल एडजस्ट हो जाते हैं और क्या बना देते हैं? ऐसे बना लेते हैं, ये शेप ले लेते हैं। ये जो ये कहते हैं ना इन्फिनिटी वाली शेप है, इन्फिनिटी ऐसे ही तो होता है।
इन्फिनिटी की शेप ले लेते हैं। कब? ये धागे ही इन्फिनिटी ऐसे ऐसे डिजाइन बन जाते हैं, 8 वाला डिजाइन बन जाते हैं। कब? जब उन्हें सेल को डिवाइड होना होता है। क्या बात समझ में आ गई? क्रोमेटिन मटेरियल तब पड़ा है जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है। जब सेल को डिवाइड होना होता है, मतलब 1 से 2, 2 से 4 बनना होता है, तब क्रोमेटिन मटेरियल अपने आप को अरेंज कर लेता है क्रोमोसोम्स में। कोई नहीं बताएगा इतना अच्छे से, बिल्कुल डायग्राम बना के दिखाया। ये धागे धागे जो हैं ये ऐसे अरेंज हो जाते हैं कंडेंस क्रोमोसोम्स में, मतलब कंडेंस मतलब एक शेप ले लेते हैं ये धागे धागे। व्हेन सेल इज टू बी डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने वाला हो तो ये क्रोमेटिन मटेरियल ही क्या बना लेते हैं? क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्रोमेटिन मटेरियल क्या डिवाइड होने से पहले जो धागे धागे पड़े हैं वो क्रोमेटिन मटेरियल है मेरे बच्चा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब सेल डिवाइड होने वाला हो तो ये जो 8 की शेप में आ जाता है उसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो क्रोमेटिन मटेरियल ही क्रोमोसोम बन जाता है जब उन्हें डिवाइड होना होता है। वेरी इजी। क्या मैडम, बहुत अच्छा बताया आपने, कोई नहीं बताता ऐसे। अब क्रोमोसोम्स पढ़ लेते हैं, जो ये 8 डिजाइन है या क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर अंदर, मतलब ये धागे धागे हैं, यही तो 8 बने। इनके धागों के ऊपर ऊपर क्या है? डीएनए क्या होता है? मैडम पूछती है डीएनए क्या होता है, तो क्रोमोसोम्स आर रोड शेप्ड। धागे धागे जो थे वो तो क्रोमेटिन मटेरियल थे, और वो रोड की शेप में आ गए, ऐसे 8 की शेप में आ गए, तो उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस एंड कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब देखो डिवाइड होना है, जैसे मानो मेरे एक सेल से दूसरे सेल में जाना है, मतलब दूसरे सेल बनाने हैं, तो सब में अपना डीएनए तो होना ही चाहिए, जेनेटिक मटेरियल तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स जो है उसी के ऊपर जेनेटिक मटेरियल होते हैं। क्रोमोसोम कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब मम्मी पापा से जो बच्चों में इंफॉर्मेशन आती है, आईज का कलर या हेयर का कलर, या हम कहते हैं ना मम्मी जैसी शक्ल है, पापा जैसी शक्ल है, ये कहाँ से आते हैं? डीएनए से आते हैं। हम कहते हैं ना डीएनए टेस्ट करा लो, मूवीज में कहते हैं ना डीएनए टेस्ट करा लो। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए होते हैं जो कि पेरेंट्स से दूसरी जनरेशन में कुछ बातें इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म पूछी जाएगी भाई, डा, डा, डाईऑक्सी राइबो, डी ऑक्सी, डी ऐसे याद रखो, डी ऑक्सी, फिर राइबो, फिर न्यूक्लिक एसिड पूछी जाएगी भाई। डीएनए की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये भी पूछा जाएगा डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? डीएनए क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है। क्रोमोसोम्स में ही जेनेटिक मटेरियल होता है, उसी को डीएनए कहते हैं। क्रोमोसोम्स दो चीजों से मिलकर बना है मेरे बच्चा, जो ये 8 है ये दो चीजों से मिलकर बना है। रोड शेप जो क्रोमोसोम्स है जो डिवाइड होते टाइम ऐसे होते हैं, वो दो चीजों से मिलकर बने हैं, डीएनए एंड प्रोटीन। कहीं नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी में इतना अच्छे से, मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में तुम्हें लिख के दिया है। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर बने हैं, एक डीएनए और एक प्रोटीन। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग न्यू सेल। आगे डीएनए ही तो इंफॉर्मेशन है, डीएनए ही तो नए नए सेल बनाता है, और डीएनए के एक सेगमेंट को जीन कहते हैं। आ गया समझ? बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं भाई, डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है। मैं बता रही हूँ, पहले क्रोमेटिन मटेरियल हो गया, क्रोमेटिन मटेरियल से क्रोमोसोम्स बन गए। क्रोमोसोम दो चीजों से बने हैं, डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए, आगे डीएनए में सेगमेंट्स होते हैं, उनको जीन्स कहते हैं। अब देखो डीएनए जब पेरेंट्स से बच्चों में गया तो वो जीन, कौन सा जीन गया? जैसे कहते हैं ना इसके डीएनए में ना तो दिक्कत है, जैसे मानो किसी की तो आईज का कलर मम्मी जैसा है, तो जीन्स डिसाइड करेगा ना कि क्या है। तो डीएनए आगे किससे बना हुआ? जीन्स से बना हुआ है। क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से बना हुआ है, डीएनए आगे मतलब ऐसे डिवाइड होता जा रहा है ना, अंदर 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 अंदर। ठीक है, तो फंक्शनल सेगमेंट, आपसे जीन की डेफिनेशन पूछेंगे तो आप कहोगे सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। डीएनए के ऊपर जो सेगमेंट्स हैं उनको क्या कहेगा? जीन्स कहा जाता है। इन नॉन डिवाइडिंग सेल, जो सेल्स डिवाइड नहीं होते हैं उसमें डीएनए इज प्रेजेंट। क्रोमेटिन मटेरियल में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। अगर क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए, तो अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा था तब तो क्रोमेटिन मटेरियल भी तो डीएनए से ही बना हुआ था। बात समझ में आ गई? आ गई मैम। प्रोटीन्स क्या होते हैं? दे हेल्प इन पैकेजिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए को पैक करना, कंडेंस करना, मतलब उनको शेप देना, ये सब काम कौन करता है? प्रोटीन करता है।
क्रोमोसोम्स दो चीजों से बने हुए हैं, एक डीएनए और एक प्रोटीन। प्रोटीन तो उसको शेप देने में, काम कराने में हेल्प करता है, और डीएनए क्या है, इंफॉर्मेशन है जो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, जीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। जीन्स आर द सेगमेंट्स, फंक्शनल सेगमेंट्स प्रेजेंट ऑन द डीएनए। डीएनए क्या है, इंफॉर्मेशन है जो पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन बच्चों में जा रही है, हेरिडिटी जो जा रही है, आंखों का कलर, बालों का कलर, ये वो जो भी हमारी चीजें हैं पेरेंट्स से मैच होती है, वो हमें पेरेंट्स से डीएनए आया है, जीन्स आए हैं। आई थिंक बात समझ में आ गई है, सब डिटेल में बहुत अच्छे से बताई है मैंने। अब दूसरा क्रोमेटिन मटेरियल तो हो ही गया भाई, क्रोमेटिन मटेरियल से क्रोमोसोम बने, क्रोमोसोम आगे डीएनए और प्रोटीन दो से बना है, डीएनए आगे जीन से बना है, वो तो पूरी कहानी खत्म हो गई। अब चलते हैं न्यूक्लियोलस पर। न्यूक्लियोलस जो पढ़ा था एक बॉल सा, इट इज द ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, इट इज द ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। 25% जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का, क्योंकि पूरा एक बॉल सा पड़ा था ना, तो उसी में इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स और राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल था उसमें डीएनए थे और हमारे पास प्रोटीन्स थे, लेकिन इसमें भी प्रोटीन्स तो है ही है, क्योंकि प्रोटीन्स तो बनाने में हेल्प करते हैं ना, तो इसमें प्रोटीन्स के साथ आरएनए है। इंपॉर्टेंट बात है भाई, न्यूक्लियोलस में आरएनए प्लस प्रोटीन है, उसमें डीएनए प्लस प्रोटीन है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, बनाने में हेल्प करते हैं, विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स बनाने में हेल्प करते हैं, और राइबोसोम्स आगे प्रोटीन बनाते हैं। पढ़ेंगे राइबोसोम्स भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोल भाई, ये डायग्राम मैंने बहुत हाई लेवल डायग्राम दिखाए हुए हैं, तो टेंशन नहीं लेनी कि हमें ये सब नाम करने के, नहीं, तुम्हें मेन मेन बात याद रखनी है कि ये न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियोलस में आरएनए होता है। उसके बाद न्यूक्लियस का फंक्शन, टोटल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किस किस से बना है, क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियोलस। उस पूरे न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, एक तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जब भी सेल को डिवाइड होने वाला होता है, सेल की जो भी हमारे पास है कंट्रोल सेंटर है वो न्यूक्लियस है, और 1 से 2 में सेल जब डिवाइड होता है, रिप्रोडक्शन में जो इंफॉर्मेशन ले जानी है, डीएनए है जो भी है, वो न्यूक्लियस के पास है। तो न्यूक्लियस वेरी क्रूशियल है, इट डिटरमाइंस द वे सेल विल डेवलप, ये ही डिसाइड करेगा कि सेल कैसा बनेगा, मेच्योरिटी के बाद कैसा बनेगा, बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत पतले होते हैं, या कुछ होते हैं बहुत मोटे होते हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी काम होना है बॉडी में, सेल्स ने जो काम करना है, जो भी रिएक्टिविटीज करनी है, एक्टिविटीज करनी है, जो भी कुछ हो रहा है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। स्कूल में कौन सा बच्चा किस क्लास में बैठेगा, कौन सा टीचर को कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, लेक्चर मिलेगा, कब पीरियड ऑफ होगा, कब स्कूल की छुट्टी होगी, ये सब कौन करता है, प्रिंसिपल करते हैं। तो वैसे ही न्यूक्लियस ही सब कुछ डिसाइड करता है, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। अच्छा, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार केस स्टडी में आ जाती है कि लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अगर आपके टीचर्स आपको लैब में गए हैं, तो मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, क्योंकि एक बार केस स्टडी में ये आया था कि वो ना जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे आपको टीचर्स को बोलना आपको माइक्रोस्कोप में स्लाइड्स दिखाएंगे, तो वो स्लाइड जो आपको दिख रही है ना, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि उन्होंने कलर डाला हुआ है थोड़ा थोड़ा, अदरवाइज तो इन सबका कोई कलर नहीं है, तुम्हें दिखना मुश्किल हो जाएगा ना। तो कलर डाले जाते हैं उस स्लाइड को बनाते वक्त, कौन से डाले जाते हैं ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है भाई कि आयोडीन सॉल्यूशन डाल लो, या फिर सैफ्रोनिन सॉल्यूशन डाल लो, या फिर मिथाइलिन ब्लू डाल लो, इन तीनों में से कोई भी सॉल्यूशन डालना है जब आप कोई भी अनियन पील या किसी पर भी कोई भी हमारे पास क्या बना रहे हो, सेल को देख रहे हो। ठीक है, ऐसा क्यों मैम, सेल को देखते टाइम ये कलर्स डालना क्यों जरूरी है? ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सेल्स अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन, सेल की जो भी अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग सबको डिफरेंट डिफरेंट कलर दे देगा, कोई डार्कर अपीयर हो जाएगा, कोई लाइटर अपीयर हो जाएगा, तो हमें सेल को देखना, ऑब्जर्व करना आसान रहेगा। तो टू ऑब्जर्व द सेल कंपोनेंट्स, इजी भाषा में बता रही हूँ, सेल के कंपोनेंट्स को आसानी से देखने के लिए हम 3 टाइप के कलर डालते हैं, सैफ्रोनिन, आयोडीन और मिथाइलिन ब्लू, जो कि उसके पार्ट्स को कुछ डार्कर कलर दे देगा और हमें उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना इजी रहेगा। तो इन 3 सॉल्यूशंस के नाम याद रखने हैं। उसके बाद भाई न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियस तो क्या होता है, पूरा न्यूक्लियस जो होता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है? जब न्यूक्लियस के अराउंड सेल मेम्ब्रेन ना हो, दे लैक द सेल
मेम्ब्रेन हमने बताई थी ना, न्यूक्लियस के बाहर बार डबल मेम्ब्रेन होती है। अगर ऐसा न्यूक्लियस हो जिसमें क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा है, न्यूक्लियोलस पड़ा है, कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं, कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड, बिना मेम्ब्रेन का न्यूक्लियस, विद नो डेफिनेट न्यूक्लियर बाउंड्रीज, कोई बाउंड्री नहीं है, ये क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा है और ये न्यूक्लियोलस पड़ा है, कोई बाउंड्री नहीं है, बाहर कोई बाउंड्री ही नहीं है। ऐसा कब होता था, जो पुराने जमाने के सेल होते थे, प्रीमिटिव सेल्स ऐसे होते थे। तो प्रोकैरियोटिक, यहाँ से क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट सेल वो होते हैं मेरे बच्चा जिसमें कार्यो होता है न्यूक्लियस, भाई अभी बता दूं, कार्यो मतलब न्यूक्लियस और प्रो मतलब पुराना, प्रीमिटिव, ओल्ड, ठीक है। तो उनमें कोई भी सेल मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती थी, डोंट हैव डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करेंगे भाई, यहाँ पर डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती थी, तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करेंगे भाई, सेल मेम्ब्रेन की जगह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर न्यूक्लियर ऑर्गेनिजम्स whose cells whose nucleus do not have whose nucleus do not have a definite nuclear membrane is called as prokaryotic cell, is called as prokaryotic organism whose cells contain a well defined cell कह लो या फिर न्यूक्लियस कह लो, जिनके न्यूक्लियस में क्या हो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। बात समझ में आ गई। प्रोकैरियोट्स, वैसे तो आजकल के जो वेल एडवांस न्यूक्लियस है उनमें तो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पर अगर न्यूक्लियर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हुई तो उसे प्रोकैरियोट कहेंगे, और जिसमें होती है उन्हें यूकैरियोट कहेंगे। ये डिफरेंस आएगा भाई, ये डिफरेंस तुम्हारे पेपर में सीधा सीधा आएगा। प्रोकैरियोट जिनमें न्यूक्लियस होता है लेकिन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस एग्जिस्ट इन वेल डिफाइंड, या लिखो देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, एग्जिस्ट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एग्जिस्ट, यहाँ पे वेल डिफाइंड मतलब बहुत अच्छा न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। क्रोमोसोम इज सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है यूजुअली, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई बिल्कुल। इसमें हमारे पास न्यूक्लियस उतना एडवांस नहीं होता है, इसमें होता है, इसमें हमारे पास यूनिसेलुलर खास तौर पे यूनी होते हैं, यहाँ पे जनरली मल्टी सेलुलर होते हैं, यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, इधर होती हैं, ये बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है और ये प्लांट्स एनिमल्स इनमें होता है। तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट का डिफरेंस आएगा भाई, अच्छे से कर लेना। अब ये देखो जी, प्रोकैरियोट में हमारे पास ये देखो न्यूक्लियोइड है, बिल्कुल कोई न्यूक्लियस ही नहीं है, ये सेल है, ये सेल है पूरा न्यूक्लियस, क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा है और न्यूक्लियोलस पड़ा है, कोई भी ये देखो कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, और यहाँ पर देखो प्रॉपर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन मटेरियल के बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी कि जो हमारे पास प्रॉपर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के मटेरियल को मतलब अंदर और बाहर के मटेरियल को क्या करे, प्रॉपर सेपरेट करे, वो मेम्ब्रेन है। तो यूकैरियोट्स में वो मेम्ब्रेन होती है और प्रोकैरियोट्स में वो मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसमें हमारे पास प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, इसमें होती है। तो ये चीजें भाई डिफरेंस याद करना है। इसी के साथ अगला हम टॉपिक करेंगे साइटोप्लाज्म। लास्ट टॉपिक है भाई आज का, साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म मेरे बच्चा फ्लूइड होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो ये लिक्विड है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है जी, ये पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियर अब तक हमने क्या पढ़ लिया, 3 लेक्चर्स हो गए अब हमारे। अब तक हमने क्या पढ़ लिया, फर्स्ट लेक्चर में बेसिक पढ़ा था, सेकंड लेक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ा, सेकंड लेक्चर में हमने आज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह, न्यूक्लियोइड, क्रोमैटिन मटेरियल, डीएनए, जीन्स, आरएनए, डीएनए, इनके बारे में और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। सेल वॉल हम कर चुके हैं, कल से हम सेल ऑर्गेनेलीज करेंगे। साइटोप्लाज्म क्या होता है, स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेली है, स्पेसिफिक फंक्शन है इनका, इसके अंदर ही पड़े होते हैं सब सेल ऑर्गेनेलीज। जो कल सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे भाई वो सारी की सारी साइटोप्लाज्म में ही तो पड़ी होती हैं। बाहर होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमैटिन मटेरियल, न्यूक्लियोइड, क्रोमैटिन मटेरियल आगे डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, न्यूक्लियोइड आगे आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस पड़ा है उसी के आसपास, न्यूक्लियस के आसपास सेल ऑर्गेनेलीज पड़ी हुई हैं। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल ऑर्गेनेलीज। साइटोप्लाज्म के अंदर से ही मटेरियल होता हुआ एक से दूसरी ऑर्गेनेली में जाता है, क्योंकि ऑर्गेनेलीज कहाँ पड़ी है, साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी है। एक्ट एज और कुछ सब्सटेंसेस को स्टोर भी करता है, ये जैसे ग्लूकोज हो गया, विटामिन हो गया, आयरन हो गया, पूछा जाएगा फंक्शन साइटोप्लाज्म का। और कोई भी पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवेज अगर होने हैं, ग्लाइकोलाइसिस होना है, तो वो यहीं पर ही साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड लाइक कंटेंट है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा है, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो एक्सचेंज करवाती है सेल ऑर्गेनेलीज के, जिसके अंदर कुछ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, आयरन वगैरह इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस भी पड़े हैं। और यही क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे की साइट है जहां पर ये पाथवेज होते हैं, जहां पे केमिकल रिएक्शन या ग्लाइकोलाइसिस होती है। तो इसी के साथ भाई आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से बायो के लेक्चर स्पीडली चल रहे हैं। अगले आने वाले 2 लेक्चर्स में हम सेल खत्म कर देंगे, उसके बाद हम टिश्यू स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।